बात करेंगे नदियों द्वारा जो विभिन्न आकृतियां बनती हैं उनके बारे में। ध्यान देना इस बात को। देखो, आप कल हम लोग बात कर रहे थे कि नदी मध्यवर्ती अवस्था में जो आकृति बनाती है, इसको ध्यान से समझना इस बात को। मध्यवर्ती अवस्था में निर्मित आकृतियां, अब ध्यान देना इस बात को। देखो, आप इसे ध्यान दो इस बात को। कल की क्लास को याद रखो। आप हम लोग बात कर रहे थे नदी है, ये समुद्र है, बात हो रही थी। मध्यवर्ती अवस्था की जब बात हम लोग कर रहे थे तो मैंने ये कहा था, नदी जब पहाड़ों से मैदानों में प्रवेश करती है तब निक्षेपण करेगी। निक्षेपण करेगी तो नदी या तो जलोढ़ शंख बनाएगी या तो भावर बनाएगी, फैन बनाएगी। एल्यूवियल कोन का निर्माण करेगी, जलोढ़ शंख को ये एल्यूवियल फैन का निर्माण करेगी। एल्यूवियल फैन क्या होता है, और ये भी हम लोग बात कर चुके हैं कि एल्यूवियल कोन और एल्यूवियल फैन के लिए क्या क्या शर्त आवश्यक है। शायद हम लोग यहां तक बातें कर चुके थे। अब ध्यान देना इस बात को। ये चीज मैंने ये भी बताया था कि कहां पर एल्यूवियल फैन बनेगा और कहां पर शंकु बनेगा। जैसे एल्यूवियल जो कोन का एग्जाम्पल है, मृत घाटी, डेथ वैली। ये जो डेथ वैली है, मृत घाटी है, ये विशेष प्रकार के उच्चावच के कारण फेमस है। ये उच्चावच मतलब कोन का निर्माण हुआ है। कोन, एल्यूवियल कोन, जलोढ़ शंख का निर्माण हुआ है। अब सोचो आप, फिर ध्यान से सुनो इस बात को। फिर फैन की बात करें, जब सेडिमेंट्स की मात्रा कम हो, पानी की मात्रा ज्यादा हो। मैंने एक एग्जांपल लिया था, एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा मिट्टी डाल दो, अब पूरे पानी को उड़ेलोगे आप तो मिट्टी फैल जाएगी। पंख, जैसे इंडिया में हम भावर की बात करें, इंडिया में अनेक एल्यूवियल फैन है और सारे फैन जब मिल जाते हैं तो पंख का निर्माण होता है। हमेशा भावर छिद्र का निर्माण हुआ। हर नदी एल्यूवियल फैन का निर्माण कर रही है और सभी नदियों द्वारा जो निर्मित एल्यूवियल फैन है, जलोढ़ पंख है, जब आपस में मिल जाते हैं तो भावर क्षेत्र का निर्माण होता है। यहां तक शायद बातें हम लोग कर चुके थे। अब हम बात करेंगे नदी विसर्प और गोखुर झील। नदी विसर्प एवं रिवर मेंडरिंग की बात करें हम लोग, एंड ऑक्सबो लेक कहते हैं इसे। रिवर मेंडरिंग एवं ऑक्सबो लेक कहते हैं इसे। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को। नदी विसर्प और गोखुर, हम झील की बात करें, ये नदी बनती कैसे है। ये जो म्यांडर शब्द है, म्यांडर जो शब्द है, यह तुर्की एक देश है। उस देश में नदी के नाम पर एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण, नाम रखा गया है, नदी विसर्प। देखो नदी बनती कैसे है, ये विसर्प बनता कैसे है, ध्यान से समझना इस बात को। देखो आप इस मैप में देखो, ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है। अब ध्यान देना इस बात को, ये पानी है। अब नदी विसर्प का निर्माण करेगी,
पूरी बात ध्यान देना इस बात को। ये देखो आप, ये उत्तल भाग है, ये अवतल भाग है। स्वाभाविक है यदि अवतल भाग होगा तो यहां पानी की स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि स्लोप तीव्र है। और जब अवतल भाग है तो यहां स्लोप ज्यादा होगा, और स्लोप ज्यादा होगा तो पानी की स्पीड ज्यादा होगी। पानी की स्पीड ज्यादा होगी तो यहां अपर्दन होगा। यहां क्या होगा? अपर्दन होगा, अपर्दन। लेकिन ये देखो आप, ये उत्तल भाग है, ये यहां जब पानी ऊपर चढ़ेगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड जब कम होगी तो स्वाभाविक है यहां अपर्दन नहीं होगा, बल्कि पानी में जो अवसाद है यहां डिपॉजिट हो गए, तो यहां डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अब सोचो जरा, सेम कंडीशन देखो आप, ये उत्तल भाग है, ये अवतल भाग है, तो यहां अपर्दन होगा और यहां क्या होगा? डिपॉजिट जमा होगा। अब सोचो आप, यहां निक्षेपण होगा, ये जो है निक्षेपण है, और ये जो है अपर्दन है। इसका मतलब ये है अवतल भाग में अपर्दन होगा और उत्तल भाग में निक्षेपण होगा, ये स्थिति होगी। अब ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी। आप सोचो, लगातार चलती रहेगी, ये जमा होता रहेगा, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, अपर्दन होता रहेगा। अब ये नदी, ये अवतल भाग है, अवतल भाग में अपर्दन होता है और उत्तल भाग में निक्षेपण होता है, मतलब सेडिमेंट्स जमा होते हैं। अब इनका शेप इस तरह बन जाएगा। सोचो अब, इनका शेप इस तरह बन जाएगा। धीरे धीरे यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, अपर्दन और निक्षेपण, निक्षेपण होता रहेगा, यहां अपर्दन होता रहेगा। ये सोचो आप, अब इसका शेप इस तरह बन जाएगा। ये पानी बह रहा है, होता क्या है, यहां कुछ पानी छूट जाता है, ये पानी है, इसी को कहते हैं गोखुर झील। हमेशा यह आपका गोखुर झील है। ऑक्सबो लेक कहते हैं इसे, ऑक्सबो लेक। हमेशा ये नदी विसर्प बना रही है, सर्प के आकार का। देखो जिस तरह सर्प चलता है, सर्प इस तरह चलता है, नदी उसी तरह बना रही है। इसे कहते हैं नदी विसर्प कहते हैं इसे। क्लियर? हमेशा ध्यान दो इस बात को। आखिर ये हो क्यों रहा है? ये अपर्दन है, यहां क्या होगा? ये हमेशा ध्यान दो, ये जो अपर्दन होगा, अवतल भाग में अपर्दन, और उत्तल भाग में क्या होगा? निक्षेपण होगा। उत्तल भाग में निक्षेपण होगा। निरंतर करते करते अब नदी का शेप इस तरह बन जाएगा। इसे कहते हैं नदी विसर्प कहते हैं। ये विसर्प मैंड्रिंग की बात करें, और ये जो भाग अलग हो गया, यहां नदी का पानी भरा रहता है तो झील का रूप ले लेता है, इसे कहते हैं गोखुर झील कहते हैं इसे। और ये पूरी बात ध्यान दो इस बात को, ये अवतल भाग है, उत्तल भाग है। अवतल भाग में स्लोप तीव्र होगा, देखो आप, अवतल भाग में स्लोप क्या होगा? तीव्र होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। स्वाभाविक वहां जल की स्पीड ज्यादा होगी, वहां अपर्दन क्या होगा? ज्यादा होगा। उत्तल भाग में जल की स्पीड कम होगी, तो वहां अपर्दन क्या होगा? कम होगा। वहां निक्षेपण ज्यादा होगा, तो उत्तल भाग में निक्षेपण,
अवतल भाग में अपर्दन। यह प्रक्रिया लगातार चलते चलते हजारों वर्षों बाद नदी का शेप इस तरह हो जाता है। और यह भाग जो अलग हो गया, इसे कहते हैं गोखुर झील कहते हैं इसे। यह आकृति बनती कहां है? यह आकृति बनती है नदी के मध्यवर्ती भाग में, मतलब प्रौढ़ावस्था में यह आकृति बनती है। अब ध्यान देने इस बात को, इन जब आकृतियों की बात हो रही थी, एक तो जलोढ़ शंकु, दूसरा है जलोढ़ पंख, तीसरा है नदी विसर्प और गोखुर झील। किस तरह नदी विसर्प या गोखुर झील का निर्माण करती है? नदी अपने वृद्धावस्था में आकृतियां बनाएगी। अब ध्यान देने इस बात को, वृद्धावस्था में, उत्तरवर्ती अवस्था में उत्तरवर्ती अवस्था में निर्मित आकृतियां क्या है? मतलब वृद्धावस्था में निर्मित आकृतियां देखो आप किस तरह की आकृतियां बन रही हैं यहां पे। हमेशा ध्यान दो, अब ये आकृति बनाएगी तो नदी कैसे बनाएगी? सबसे पहले इस अवस्था में नदी आकृति बनाती है, इसको गुम्फित नदी कहते हैं, ब्रेडेड स्ट्रीम कहा जाता है इसे। ब्रेडेड स्ट्रीम कहते हैं इसे। पूरी बात ध्यान देने इस बात को, यह नदी आगे बढ़ रही है, पानी आगे बढ़ रहा है। देखो आप, इस पानी में क्या है? सेडिमेंट्स है। जब नदी का स्लोप बहुत कम हो जाता है तो अब नदी क्या करेगी? जो अवसाद है जो ऊपर से काट कर लाई है, अब उसको आगे ले जाने में सक्षम नहीं रह जाती, क्योंकि स्लोप बहुत कम हो गया। तो नदी में जो अवसाद है वो जगह जगह क्या हो जाएंगे? जगह जगह जमा हो जाएंगे, जगह जगह अवसाद जमा हो जाएंगे। तो ये जो धारा है कई भागों में टूट जाएगी। सोचो आप, ये धारा, नदी की धारा कई भागों में टूट जाएगी ये हमेशा, क्योंकि जगह जगह अवसाद क्या हो गया? ये जगह जगह अवसाद है, ये जमा हो गया। और ये जो जमा हो जाएगा तो एक अवरोधक का काम करेगा, ब्रेकर का काम करेगा, अवरोधक। और ये नदी कई भागों में विभाजित हो जाती है। इसका मतलब क्या चीज है? गुम्फित नदी का मतलब क्या होता है? कि जब नदी में अवसाद को ढोने की क्षमता समाप्त हो जाती है, अवसाद को क्षमता समाप्त हो जाती है, तो अवसाद जगह जगह जमा हो जाते हैं, जिससे नदी की धारा कई भागों में विभाजित हो जाती है। इसे कहते हैं ब्रेडेड स्ट्रीम कहते हैं इसे। हमेशा ध्यान दो, इसे कहते हैं ब्रेडेड स्ट्रीम। अब एक से ध्यान देने इस बात को, ये
जो आकृतियां बन रही हैं, ये नदी के अंतिम स्टेज में बन रही हैं। ब्रेडेड स्ट्रीम की बात करें हम लोग, आप ध्यान देने इस बात को। ध्यान देने इस बात को। फिर एक प्रश्न उठा, गोमतीत नदी के बाद प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होता है। प्राकृतिक तटबंध, देखो ये तटबंध बनते कैसे हैं। हमेशा ध्यान दो, ये जब नदी बहती है, नदी बहती है हमेशा, तो होता क्या है, ये नदी बह रही है, देखो आप, जब नदी का स्लोप बहुत कम हो जाता है तो नदी अवसाद को आगे ढोने में असमर्थ हो जाती है। तो नदी क्या करती है, अपने किनारे तटबंध का निर्माण कर देती है। ये जो तटबंध है इसका निर्माण कर देगी नदी। ये तटबंध है प्राकृतिक तटबंध। यहां होता क्या है, ये नदी के तल से 6-7 मीटर ऊपर ऊंचे होते हैं। तल से 6 से 7 मीटर ऊंचे होते। हमेशा ध्यान दो, ये नदी के तल से 6 से 7 मीटर ऊंचे होते हैं प्राकृतिक तटबंध। लेकिन जैसे भारत की बहुत सारी नदियां तटबंध का निर्माण करती हैं, जैसे गंगा, वांगहो, पो नदी की बात करें, जैसे मैंने ये कहा गंगा, वांगहो, इटली की पो नदी प्राकृतिक तटबंध का हमेशा गंगा, वांगहो, इटली की पो नदी प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण करती हैं। अब होता क्या है, यदि ये तटबंध का निर्माण हो गया तो लोग यहां बसने लगते हैं। तटबंध के आसपास मानव बस्तियों का विकास हो जाता है। फिर नदी बाद में करती क्या है, इन तटबंधों को तोड़ देती है। जब नदी इन तटबंधों को तोड़ देती है तो बड़े पैमाने पर क्या होता है, जनधन की हानि होती है। यह काम ज्यादातर वांगो नदी करती है। इसे वांगो को चीन का शोक कहा जाता है। हमेशा जानते इस बात को, चीन का शोक यह कहा जाता है। हमेशा तटबंध का निर्माण करते हैं, किंतु कालांतर में वांगहो नदी तटबंध को तोड़ देती है, जिससे जन धन की हानि होती है। इसलिए वांगहो को चीन का शोक कहा जाता है। हमेशा, लेकिन एक बात याद रखना, ये ज्यादातर जो तटबंध वहां बनेंगे जहां की चट्टानें कोमल हैं। ये जो तटबंध है उन क्षेत्रों में होता है जहां की चट्टान कोमल है। जब चट्टान कोमल होगी तो उनका अपरदन ज्यादा होगा। अपरदन ज्यादा होगा तो तटबंध के निर्माण की संभावना क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वांगहो को चीन का शोक कहा जाता है। बिहार की कोसी नदी बिहार की शोक,
दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यदि ये कहा जाए, शोक की बात करें, तो सबसे बड़ी चीज कोसी नदी को बिहार का तथा दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है। यह करती क्या है? जैसे सुना होगा, हम मछली तालाब से फंसाते हैं, कीड़ा डालते हैं, मछली खाने के लिए आएगी तो कांटा उसके मुंह में फंस जाएगा। यहां भी वही काम होता है। कोसी नदी तटबंध का निर्माण करेगी, अगली बार तटबंध को तोड़ देगी, बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होगी। चीन में वांगहो नदी करती है, इटली में पो नदी करती है, पो नदी वो भी यही काम करती है, इटली की पो नदी। ये तटबंध कई बारी बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है। फ्लड, हम प्लेन की बात करें, आप ध्यान देना इस बात को। देखो आप, कई बार क्या होता है, बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है, फ्लड, हम प्लेन्स की बात करें, नदी क्या करती है, नदी का पानी चारों तरफ फैल जाता है और साथ जमा हो जाते हैं। हमेशा ध्यान दें इस बात को। बाढ़ के मैदान का मतलब क्या होता है? नदी में पानी की मात्रा ज्यादा होने से पानी फैलने लगता है, जिससे अवसाद के जमा होने से बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। ये जो बाढ़ का मैदान है, अत्यधिक उपजाऊ होता है, उपजाऊ होती है, इसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यह फर्टाइल सॉइल है, बाढ़ का मैदान। अंत में नदी डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा, डेल्टा शब्द नील नदी के डेल्टा के नाम पर पड़ा। डेल्टा की हम बात करें कि मात्रा ज्यादा होने से पानी चारों तरफ फैलने लगता है। चारों तरफ फैलने लगता है, जिससे अवसाद के जमा होने से बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। यह जो बाढ़ का मैदान है, अत्यधिक उपजाऊ है। अब ध्यान देना इस बात को। हम बात करें, ये तो बाढ़ का मैदान, डेल्टा का भी निर्माण होता है। डेल्टा देखो आप, डेल्टा होती क्या है? हम डेल्टा की बात करें, यह जो नाम दिया गया था, यह नाम नील नदी के मुहाने के पास नदी द्वारा निर्मित आकृति के आधार पर पड़ा। ये डेल्टा, ये जब डेल्टा का जो निर्माण होता है,
मुहाने से पहले होता है। हमेशा ध्यान दो, क्योंकि नदी का ढाल कम होने से पानी की गति हो जाती परिणामतः अवसाद जमा हो जाते हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। और डेल्टा का निर्माण होता है। हमेशा ये डेल्टा की बात करें, लेकिन डेल्टा के निर्माण के लिए शर्त क्या है? यदि हम शर्त की बात करें, पहली शर्त, नदी की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए। पहली बात ध्यान दो इस बात को। तथा अवसाद ज्यादा होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, नदी की अनेक सहायक नदियां हों। अपना अवसाद डालती रहे। जो डेल्टा के निर्माण की शर्त क्या है? नदी की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए तथा अवसाद सेडिमेंट्स भी ज्यादा होना चाहिए। नदी की अनेक सहायक नदियां हों ताकि अपना अवसाद मुख्य नदी में डालती रहे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। जब सहायक नदियां अपने सेडिमेंट्स को, अवसाद को मुख्य नदी में डालेंगी तो मुख्य नदी में अवसाद की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब नदी के मुहाने के पास जल की गति कम होगी तो पूरा अवसाद वहां जमा हो जाएगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। जो सेडिमेंट से वहां जमा हो जाएगा और उसका परिणाम क्या होगा? एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा ध्यान दो इस बात को। यह शर्त है, पहली शर्त, नदी की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए तथा अवसाद ज्यादा होना चाहिए। नदी की अनेक सहायक नदियां हों ताकि अपना अवसाद मुख्य नदी में डालती रहे। हम तीसरे पॉइंट की बात करें शर्त में, हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। नदी के मार्ग में कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, अन्यथा नदी का अवसाद अवरोध मान लिया जाए ये नदी बह रही है। सोचो ये समुद्र में मिलने वाली है नदी। पता चल यहां कोई झील है और नदी का पूरा पानी झील में जा रहा है तो पूरा अवसाद झील में जमा हो जाएगा और यह अवसाद नदी के मुहाने तक नहीं जा पाएगा। परिणामतः डेल्टा का निर्माण नहीं होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। चौथी चीज हम बात करें, चौथी बात ध्यान दो इस बात को। डेल्टा के निर्माण की शर्त, नदी के मुहाने के पास ऊंची समुद्री लहरें नहीं उठनी चाहिए।
ऊंची लहरें नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि लहरों के कारण अवसाद समुद्र में बह जाते हैं और डेल्टा का निर्माण हमेशा ध्यान दो इस बात को, नदी के मुहाने के पास ऊंची समुद्री लहरें नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि समुद्र की लहरों के कारण अवसाद समुद्र में बह जाते हैं और डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है। ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, नदी के मुहाने के पास एक शर्त देखो जरा, नदी के मुहाने के पास ऊंची समुद्री लहरें नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि लहरों के कारण अवसाद समुद्र में बह जाते हैं और डेल्टा का निर्माण होता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम चौथी चीज बात करें, मुहाने तक जाते जाते जल की गति अत्यंत मंद होना चाहिए। जाते जाते जल की गति मंद हो जानी चाहिए। मान लिया जाए जल की गति मंद नहीं होगी, स्पीड कम नहीं होगी, तो पूरा का पूरा अवसाद समुद्र में बह जाएगा, तो डेल्टा का निर्माण नहीं होगा। यह बात हमेशा याद रखना। अब एक प्रश्न देखो जरा, क्योंकि मुहाने तक जाते जाते जल की गति मंद हो जानी चाहिए, इसे पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कभी भी डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि स्लोप बहुत तीव्र है, और जब स्लोप तीव्र होगा तो जल की गति ज्यादा होगी। जब जल की गति ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है पूरा का पूरा जो सेडिमेंट्स है, अवसाद है, वो पानी में बह जाएगा। परिणामतः डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाएगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब देखो आप, ये हम डेल्टा की बात करें, एक प्रश्न उठा, जब हम डेल्टा की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान देना इस बात को, दुनिया की जितनी बड़ी नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करते हैं। मिसिसिपी, अमेजन, गंगा, ब्रह्मपुत्र, या फिर हम बात करें वांगो, विश्व की जो बड़ी नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करते हैं। बड़ी नदियां जैसे अमेजन, ये ब्राजील में बहती है। मिसिसिपी, ये अमेरिका में बहती है। वांगहो चीन में बहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां डेल्टा बनाती हैं, और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। हमेशा ध्यान दो, विश्व की बड़ी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। अमेजन, मिसिसिपी, वांगहो, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां डेल्टा बनाती हैं, और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह हमेशा ध्यान दो, विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा है। आप सोचो जरा, आप हमेशा ध्यान देने इस बात को। यदि इंडिया की बात करें, इंडिया की यदि बात करें हम लोग,
नोट कर लो आप। ठीक है, अब देखो आप, हमेशा ध्यान देने इस बात को, ये नदी है, भारत है, ये बंगाल की खाड़ी है, इधर जो नदियां गिरती हैं हमेशा ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये बंगाल की खाड़ी है। खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती, क्यों बनाती हैं? क्योंकि नदियों की लंबाई ज्यादा, नदियों की सहायक नदी, नदी के मार्ग में अवरोधक का अभाव, नदी के मुहाने पर ऊंची समुद्री लहरों का अभाव। अब एक चीज सोचो, ये पश्चिमी घाट है, इधर भी नदियां गिरती हैं, ये बंगाल की अरब सागर की खाड़ी है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्यों नहीं बनाती हैं? नदियों की लंबाई कम, नंबर बी सहायक नदी का अभाव, नंबर सी पश्चिमी घाट से कारण जल की गति तीव्र, और नंबर डी नदी में अवसाद की मात्रा कम। पूरी बात ध्यान दो इस बात को, पूरी बात ध्यान देने इस बात को। ये जो अरब सागर है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्यों नहीं बनाती हैं? क्योंकि नदियों की लंबाई कम है, सहायक नदी का अभाव है। जबकि हम लोग शर्त क्या है? सहायक नदियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, ताकि सभी सहायक नदियां अपना अवसाद ला करके मुख्य नदी में गिरा दें और मुख्य नदी इसको लेकर चली जाए। पश्चिमी घाट से निकलने के कारण जल की गति तीव्र होती है, इतनी तीव्र गति से नदियां प्रवाहित होती है कि पूरा सेडिमेंट्स समुद्र में बह जाता है। डी नदी में अवसाद की मात्रा कम है और ऊंची समुद्री लहरें उठती हैं जो अवसाद को बहा ले जाती हैं। हमेशा ध्यान दो, जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, यह हमेशा ध्यान दो। तो डेल्टा के निर्माण के लिए जो जो शर्त जरूरी है, उन सारे शर्तों को फुलफिल करती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। यह बंगाल की खाड़ी है, यह अरब सागर की खाड़ी है।
बात समझ में आ गई? तो कहां की नदियां डेल्टा बनाती हैं और कहां की नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये है नदी द्वारा निर्मित आकृति। अब इसको ध्यान से समझो, इस बात को देखो। अब इसको मैं मिटा देता हूं मैं। हमेशा ध्यान दें इस बात को, ये नदी है। अब हम पुनः एक बार नदी के फिगर को लेके चलते हैं। ये पहाड़ है, ये समुद्र है। सोचो आप, नदी यूं निकल रही है, ठीक है, नदी गार्स बना रही है, कैनियन बना रही है, वी आकार की घाटी बना रही है, नदी जलप्रपात बना रही है, छिपतका बना रही है, रैपिड्स, कैस्केड, सोपानी जलप्रपात। सोपानी जलप्रपात का मतलब होता है जब जलप्रपातों की एक चेन हो, एक चेन। जब आगे आएंगे तो नदी जलोढ़ शंकु बनाएगी, जलोढ़ पंख बनाएगी। फिर आगे जब आओगे तो देखा होगा ब्रेडेड स्ट्रीम की बात करें, नदी विसर्प बनाती है। विसर्प या गोखुर झील का निर्माण करेगी। हम जब आगे आएंगे तो तटबंध का निर्माण होगा, बाढ़ के मैदान का क्या होगा, निर्माण होगा। हम जब आगे जाएंगे तो डेल्टा का निर्माण होगा। इसका मतलब ये यहां से लेकर यहां तक कहा जाता है नदी की युवा अवस्था है, और युवा अवस्था में नदी केवल अपर्दन करती है। जो प्रौढ़ावस्था है, प्रौढ़ावस्था में जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, म्यांडर, नदी विसर्प और गोखुर झील का निर्माण होता है। हमेशा जब आगे जाएंगे तो प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होगा, गुंबित नदी की बात की जाएगी और डेल्टा की बात की जाएगी। ये सारे आकृतियां बनती है। लेकिन आप ध्यान से सुनना इस बात को, नदी जब यहां से यहां चलती है समुद्र में गिर रही है। यह नदी का मुहाना है, यह नदी का उद्गम क्षेत्र है। अब सोचो जरा, जब नदी चलती है तो यहां ढाल बहुत तीव्र है, स्लोप तीव्र होगा तो नदी के जल की स्पीड ज्यादा होगी, तो यहां केवल और केवल अपर्दन होगा, इरोजन होगा बड़े पैमाने पे। मान लिया जाए ये नदी आगे बढ़ रही है, नदी सबसे पहले क्या करेगी, जैसे मैदानों में प्रवेश करेगी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर में जमा करना शुरू कर देगी। अब नदी जब स्लोप कम होगा तो जल की स्पीड कम होगी। जब जल की स्पीड कम होगी तो जल में अवसाद को ढोने की जो क्षमता है वो भी कम होती जाएगी। तो नदी क्या करेगी, अवसादों को जमा करती चली जाएगी। लेकिन छोटे छोटे जो कण हो गए अवसाद के सेडिमेंट्स, उसको बहा के ले जाएगी। लेकिन जब नदी मुहाने में आती है, मुहाने पर जब नदी आती है तो जानते हो क्या होता है, यहां पे यहां अवसाद की मात्रा ज्यादा होती है और अवसाद के कण के आकार भी छोटे होते हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, इसको इस तरह समझो आप, इसको इस तरह समझो आप, ये है, मान लिया जाए यहां तो अवसाद जमा नहीं होगा, यहां से अवसाद जमा होने शुरू हो जाते हैं। देखो आप, यहां से अवसाद जमाना शुरू हो गया, ये अवसाद है, ये अवसाद है। एक चीज ध्यान देना इस बात को, जब मुहाने के पास जाते हैं तो अवसादों की मोटाई ज्यादा है। इसका अर्थ ये है, जब इधर से इधर जाओगे तो दो बातें होगी, और इधर से इधर आओगे तो क्या होगी, अवसाद का आकार छोटा होता जाएगा, अवसादों की जो मोटाई है ज्यादा होगी। तो एक बात याद रखना है, हमेशा ध्यान दो, जब हम इधर से इधर जाते हैं तो स्थिति क्या होती है,
अवसादों की जमा होने की मोटाई ज्यादा बढ़ती जाती है। दूसरे ही होगा तथा मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती जाती है। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। आप जैसे जैसे उद्गम से मुहाने की ओर बढ़ोगे, अवसाद को जो जमा होगा वो बढ़ता जाएगा, मोटाई बढ़ती जाएगी। पर जो अवसाद के कण होंगे वो छोटे होते जाएंगे। क्यों छोटे होते जाएंगे? कि जैसे जैसे नदी का स्लोप कम होगा, जल की गति कम होगी। जब जल की गति कम होगी तो अवसाद वहीं जमा होते चले जाएंगे। अब जल क्या करेगा? अवसादों के छोटे छोटे कण को आगे बहा के ले जाएगा। हमेशा अवसाद के जो छोटे छोटे कण हैं इनको आगे बढ़ाकर ले जाएगा वो। हमेशा ध्यान देना इस बात को। देखो पहली चीज ये देखो, अब यहां मिट्टी की उर्वरता ज्यादा होगी। हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मिट्टी की उर्वरता कम होती जाएगी। मतलब मुहाने से उद्गम क्षेत्र को जाने पर मिट्टी की उर्वरता कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि अवसाद के कण का आकार बढ़ता जाएगा, ह्यूमस की मात्रा कम होगी और जल ग्रहण करने की क्षमता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हमेशा ध्यान दो। तो ये कहा जाता है, ये डेल्टा क्षेत्र है। कहा जाता है डेल्टा सबसे उपजाऊ क्षेत्र होता है। क्यों उपजाऊ क्यों होता है? कारण क्या है? डेल्टा में अवसाद आकार छोटा होता है। पहली बात, ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। और तीसरा, पानी के अवशोषण की क्षमता ज्यादा होती है। हमेशा ध्यान दो, दुनिया के जितने भी डेल्टाई क्षेत्र हैं, डेल्टाई क्षेत्रों में अवसाद के कण का आकार छोटा होता है, ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है, पानी के अवशोषण की क्षमता ज्यादा होती है। ऐसे मिट्टी की उर्वरता भी क्या होती है? ज्यादा होती है। आप ध्यान से सुनो इस बात को। यहां मिट्टी की उर्वरता ज्यादा होगी, इसे यहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी, जनघनत्व तो ज्यादा होगा। हम जैसे जैसे डेल्टा से बढ़ते जाएंगे उद्गम की ओर, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती जाएगी। जैसे देखा होगा गंगा का डेल्टा, ये कहां है? वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश। इसे बांग्लादेश में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, वेस्ट बंगाल में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। पर जब आओगे पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड बढ़ते चले जाओ, जनघनत्व तो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी की उर्वरता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। आप सोचो, यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। समझ वाली बात है? ये है नदी। मान लिया जाए कि नदी बह रही है, हमेशा जान दो ये नदी बह रही है। अचानक क्या हुआ? अचानक हुआ क्या कि बीच का प्लेस ऊपर उड़ गया, यह भाग ऊपर उड़ गया, तो नदी का पानी यूं जाएगा और नीचे से गिरेगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल हुई, यह भाग ऊपर उड़ गया। तो जो नदी ऊपर से नीचे गिरेगा, स्लोप अचानक बढ़ गया। जब स्लोप तीव्र होगा तो नदी की जल की स्पीड क्या होगी? तीव्र हो जाएगी। और जो तीव्र होगी तो वृद्धावस्था में नदी के पास एनर्जी ज्यादा आ जाएगी। अब नदी युवा अवस्था को प्राप्त कर लेगी। सोचो जरा, यदि
डेल्टा में कोई भाग ऊपर उड़ गया और ऊपर से पानी गिरेगा तो जल की स्पीड बढ़ जाएगी, तो नदी पुनः अपर्दन करना शुरू कर देगी। हमेशा इसे कहते हैं निक पॉइंट। इसे निक पॉइंट कहते हैं इसे। हमेशा ध्यान दो, इसको कहते हैं पुनर्यौवन कहा जाता है इसे। पुनर्यौवन कहा जाता है इसे। मतलब क्या हो गया? नदी की जवानी पुनः लौट आई, क्योंकि जो ये भाग ऊपर उठा जल की गति स्लोप तीव्र होगा, जल की स्पीड बढ़ जाएगी, तो नदी में पुनः एनर्जी आ जाएगी, नदी में जवानी आ जाएगी, पुनः नदी अपर्दन करना शुरू कर देगी। तो डेल्टाई क्षेत्र में स्थिति पैदा हो गई, तो जो डेल्टा है उसका अपर्दन शुरू हो जाएगा, तो पूरा अवसाद कहां बह जाएगा? समुद्र में बह जाएगा। ये है नदी आकृति। कल मैं बता चुका था कि युवावस्था में केवल अपर्दन होता है, प्रौढ़ावस्था में अपर्दन और निक्षेपण दोनों होता है, इरोजन डिपोजिशन दोनों होता है, और वृद्धावस्था में केवल और केवल निक्षेपण होता है। आप ध्यान देना इस बात को। अब हम बात करें पूरी बात, हमेशा ध्यान देना इस बात को। ये नदी है, हाँ, नदी द्वारा निर्मित ये आकृतियां हैं। अब हवाएं भी तो करेंगी, हवाएं भी करेंगे, पवन भी करेंगे, तो वायु द्वारा अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन हमेशा ध्यान दो इस बात को कि वायु भी अपर्दन करती है, निक्षेपण करती है, और इससे विभिन्न तरह की आकृतियों का निर्माण होता है। मैंने यह अपर्दन द्वारा निर्मित आकृति, अपर्दन द्वारा निर्मित आकृति, ये अपर्दन से किस तरह की आकृति बनती है? ध्यान दें इस बात को। सबसे पहले बनता मशरूम या गारा या छत्रक कहते हैं इसे। हमेशा ये आकृति इस तरह बनती है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। ये मशरूम या गारा है। होता क्या है, जब हवाएं चलती है ना, तो हवाओं के साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जमीन से घसीटते हुए चलते हैं, और बड़े छोटे छोटे रेत के जो कण है ऊपर उड़ते हैं। होता क्या है, देखो आप, ये चट्टान है, मान लो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर यहां टकराएंगे तो चट्टान टूट जाएगी, यहां टकराएंगे चट्टान टूट जाएगी, ऊपर रेत के कण टकराएंगे तो थोड़ी सी टूटेगी। टूटते 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 क्या हो जाएगा, इनकी आकृति इस तरह बन जाती है। इसे कहते हैं मशरूम या गारा। जो आकृति है, यहां से प्रश्न पूछेगा नहीं, पर एक बार रफली देख लो आप। मशरूम या गारा कैसे बनता है? वायु द्वारा अपर्दन से निर्मित हम आकृति की बात करें। मैंने क्या कहा, बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर है वो नीचे जमीन से घसीटते हुए चलते हैं, यहां चोट करेंगे, यहां अपर्दन होगा। रेत के कण ऊपर उड़ेंगे, यहां अपर्दन होगा, तो नीचे सबसे ज्यादा अपर्दन हो जाएगा, एक विशेष प्रकार की आकृति बनेगी। इसे कहते हैं मशरूम या गारा। यह आकृति देखो आप,
हम दूसरी आकृति की बात करें, ज्यूजेन बनता है, ज्यूजेन। इसके लिए शर्त क्या है? कोमल चट्टानों के ऊपर कठोर चट्टानें हो। ऊपर कठोर चट्टानें हो। जैसे इसको इस तरह समझो आप, ये देखो, हमेशा ध्यान दो इस बात को। ए ए ए ए ए, बी 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 बी, एक कठोर चट्टान, बी आपका कोमल चट्टान, हमेशा न, एक कठोर चट्टान है और बी आपका कोमल चट्टान है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। कोमल चट्टानों के ऊपर कठोर चट्टानें 36 दिशा में बिछी हुई है। ठीक है, अब देखो कैसे अपर्दन होगा और किस तरह की आकृति बनेगी। ध्यान से समझना इस बात को। देखो आप, हवा जब तेज चलेगी, क्योंकि वायु है, तो यहां अपर्दन करते 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 यहां एक दरार बन जाएगा। एक दरार बन गया, यहां भी एक दरार बन जाएगी, दरार, यहां भी एक दरार बन जाएगी, दरार। नीचे कोमल चट्टानें हैं, ऊपर कठोर चट्टानें। तो होता क्या है, नीचे की चट्टानों का यह अपर्दन हो जाएगा। ये सोचो, यह अपर्दन हो जाएगा, अपर्दन हो जाएगा, और इनका अपर्दन कम होगा, इनका अपर्दन कम होगा, तो आकृति इस तरह बन जाएगी। मतलब बी ए, ए बी, ए बी, ए क्या है? कठोर चट्टान, बी क्या है? कोमल चट्टान। अब देखो जरा, नीचे की जो कोमल चट्टान है उनका तो अपर्दन हो गया, ऊपर की कठोर चट्टाने तो उनका अपर्दन कम होगा, तो इनका शेप इस तरह बन जाएगा। देखो आप, ये जो शेप बना इसे कहा जाता है ज्यूजेन। इसे ज्यूजेन कहते हैं, ज्यूजेन। ठीक है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। यह आकृति बन रही है। चला जागे, अगली जो आकृति यारडांग। यारडांग का निर्माण कैसे होता है? यारडांग की बात करें हम लोग, यारडांग का निर्माण कैसे होता है? देखो होता क्या है, ये चट्टान है, ए बी, ए बी, ए बी, ए क्या है? कठोर, बी क्या है? कोमल। तो यारडांग के लिए जरूरी क्या है? हमेशा कठोर एवं कोमल चट्टान लंबवत हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक कठोर चट्टान, बी कोमल चट्टान, एक कठोर चट्टान, बी कोमल चट्टान, ए भी कठोर चट्टान और बी कोमल चट्टान। अब तो कोमल चट्टानों का अपर्दन ज्यादा होगा, कठोर चट्टानों का अपर्दन कम होगा। तो फ्यूचर में क्या होता है, ये कोमल चट्टानों का अपर्दन हो जाता है और कठोर चट्टाने का अपर्दन नहीं होता, तो शेप इस तरह बन जाता है। ए ए ए ए, यहां
थोड़ा सा कोमल चट्टाने बची रहती हैं, क्योंकि कोमल चट्टानों का तो अपरदन हो गया। इसे कहते हैं यार डाउन, अर्थात जब चट्टाने लंबोत बिछी हो, एक के बाद बी, बी के बाद ए, देखो आप, तो कोमल चट्टानों का अपरदन हो जाएगा, केवल कठोर चट्टाने बचेंगी। अब शेप इस तरह बन जाएगा। इसको कहते हैं यार डाउन। अगला है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग की यदि बात करें हम लोग, किस तरह की आकृति होती है? इनकी आकृति, पहली चीज, इसका निर्माण मरुस्थलीय क्षेत्रों में ग्रेनाइट की चट्टानों से होता है। देखो आप, इनका शेप किस तरह होता है? इनका शेप इस तरह होता है, गुंबद जैसा। इसका आकार गुंबद जैसा होता है। गुंबद जैसे शेप इस तरह बनेगा। हमेशा जान दो, यह गुंबद जैसी आकृति का निर्माण हुआ। हमेशा ध्यान दें इस बात को। ये इंसेलबर्ग देखो आप, ये ग्रेनाइट की चट्टाने हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में अपरदन होगा और डेजर्ट एरिया में रेत उड़ती है। जब रेत उड़ेगी तो ऊपर के चट्टानों का, तो ऊपरी भाग का तो अपरदन होगा, तो एक गुंबदनुमा आकृति बन जाएगी। इसे कहते हैं इंसेलबर्ग कहते हैं इसे। अंत में दिखाते हैं डिमोसाइल या भू स्तंभ की बात करें। डिमोसाइल या भू स्तंभ, हमेशा ध्यान दो इस बात को। डिमोसाइल बनता है, या भू स्तंभ की बात करें, देखो इसका शेप इस तरह होता है। हमेशा नीचे अपरदन ज्यादा होता है, ऊपर एक गुंबदनुमा आकृति बनी, जैसे लगता पिलर खड़ा हो और उस पर कोई छतरी रख दी गई हो। ये डिमोसाइल या भू स्तंभ की बात करें। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह इस आकृति का निर्माण होता है। 5 तरह की आकृति बनेगी, मशरूम या छत्रक, ज्यूजेन, यार डाउन, इंसेलबर्ग और डिमोसाइल या भू स्तंभ। इस तरह की आकृतियां बनती हैं। अब निक्षेपण द्वारा निर्मित आकृति क्या है? हमेशा ध्यान दो इस बात को। द्वारा निर्मित आकृति, 2 महत्वपूर्ण आकृतियां बनती हैं। एक बालू का टीला और दूसरा होता बारखंड। बालू का टीला, जैसे आपने सुना होगा थार के रेगिस्तान में बालू का टीला बन जाता है। बालू का टीला इस तरह होता है। मान लिया जाए हवा इधर से चल रही है, तो बालू का टीला इस तरह बनता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यह बालू का टीला है, यह बालू का टीला बनता है। सोचो आप सोचो, रेत का टीला बन जाता है। ये हवाएं जब इधर चलेंगी ना, तो इसको पुश करती हैं, पुश करेंगी
तो ये बालू का टीला आगे खिसकता जाएगा। अब शेप इसका इस तरह चलता है। ये बालू का टीला है, यहां खिसक गया, फिर यहां खिसक गया, फिर यहां खिसक गया, ये क्रम चलता रहता है, तब बालू का टीला बनता है। जैसे अपने गांव में भूसा देखा होगा, जब गेहूं की फसल की मड़ाई होती है तो भूसा निकलता है, तेज हवा, तो भूसे का एक टीला बन जाता है। भूसा स्ट्रॉ का एक टीला बन जाता है। ठीक उसी तरह डेजर्ट एरिया में बालू का टीला भी होता है। ये जो रेत का टीला होता है, हमेशा यह निक्षेपण से निर्मित आकृति बनती है। अंत में बात करें बारखन। बारखन कैसे बनता है? बालू के टीले के साथ एक बारखन बनता है। देखो आप बारखन कैसे बनता है, ध्यान से समझो इस बात को तो मजा आएगा। यदि हम बारखन की बात करेंगे तो बारखन बनता कैसे है? बारखन का शेप इस तरह होता है। ये अगला भाग जो है, हमेशा ध्यान दो, अगला जो भाग है यह अर्धचंद्राकार होता है। इसका अगला भाग निकला रहता है। ऐसा क्यों होता है? हवाएं जब तेजी से आगे बढ़ती है ना, तो इस भाग को पुश करती हैं, वो दोनों किनारों को जो पुश करेगी अगला भाग निकल जाएगा, अर्धचंद्राकार आकृति बन जाएगी। जैसे हम भूसे का टीला, जो भूसे का टीला जब आगे पुश करोगे ना तो अगला भाग बाहर निकल जाएगा। हमेशा ध्यान देना इस बात को। इसे कहते हैं बारखन। अर्धचंद्राकार की बात करें हम लोग, ये है बारखन। हमेशा ध्यान दो इस बात को, बारखन है ये। दो आकृति बनेगी, एक बालू का टीला और दूसरी आकृति बनेगी बारखन। अगली बात ध्यान दो इस बात को, अगली जब आकृति बनेगी, अब तो समुद्री तरंगों से निर्मित आकृतियां, क्योंकि वो भी तो तल को संतुलित करेंगी। तो समुद्री तरंगों से निर्मित आकृतियां कैसे बनती हैं? सी वेव्स। जो सी वेव से निर्मित आकृतियां हैं, यह बनती कैसे हैं? हमेशा ध्यान दो, ये किस तरह बनती हैं। देखो आप, समुद्री तरंगों से निर्मित आकृतियां ये कैसे बनती हैं और किस रूप में बनती हैं, इसे ध्यान से समझो इस बात को। ये आकृतियां कैसे बन रही हैं देखो आप। जब इसकी हम बात करेंगे तो आखिर ये स्थली भाग है, ये समुद्र है, ये स्थली भाग है। हमेशा ध्यान दो इस बात को कि ये जो भाग है ना, हम इसे कहते हैं कोस्ट। ये जो भाग है, यहां तक जो भाग समुद्र में डूबा हुआ है, हम इसे कहते हैं शोर। पूरी बात ध्यान देनी इस बात को। समुद्र के ये जो भाग अस्थिर भाग है, जहां समुद्र का पानी नहीं है, उसे कहते हैं कोस्ट। क्यों? किनारे को कोस्ट भी कहा जाता है और शोर भी कहा जाता है। पर ये जो किनारा, ये भाग है जहां समुद्र का जल नहीं है, सूखा भाग, ये कोस्ट कहते हैं। और जो थोड़ा सा भाग समुद्र में डूबा हुआ है, जहां समुद्र का पानी है, उसे कहते हैं शोर। तो दो चीज,
एक कोस्ट और दूसरा क्या है, सुर है। एक कोस्ट लाइन शब्द होता है। अब इसके आगे का जो भाग है अग्रभाग है। अब ये आकृतियां बनाएंगी, तो आकृतियां बनती कैसे हैं? ध्यान देने इस बात को। सबसे पहले हम बात करेंगे अपरदन से निर्मित आकृति। ये जो अपरदन से निर्मित आकृति सबसे पहले बनाती है समुद्री भृगु बनाती है, ये सी क्लीप बनाती है। ये भृगु सी क्लीफ बनाती है, या क्लीफ ये बनाती कैसे? ध्यान सुनना इस बात को। ये समुद्र है, यह स्थलीय भाग है। ये करती क्या है? समुद्र में जो लहरें उड़ती हैं तो सबसे पहले यहां चोट करेंगे, वो सबसे पहले यहां चोट करेंगे, नौच, खरोच कहते हैं जिसको, यह नौच बनाएंगे, चोट करेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, यह भाग टूट जाएगा। जब यह टूट जाएगा, अब देखो ये टूट गया, अब आकृति इस तरह बन गई। तो यह भाग जो बाहर निकला हुआ, ये भाग इसे कहते हैं सी क्लेफ। हमेशा ध्यान दो, यह स्थलीय भाग है, लहरें निरंतर गतिशील है, समुद्र का जल गतिशील है। सबसे पहले समुद्र के जल से यहां चोट पहुंचेगी, मिट्टी को वहां कट के बह जाएगी। कट के बह जाने के बाद ऊपर का ये जो भाग है इस तरह सीधा होगा, उसे कहते हैं सी क्लीफ कहते हैं। इसे कहते हैं समुद्री भृगु। अब ध्यान देना इस बात को, यह समुद्री भृगु है। दूसरी बात, आकृति कैसे बन रही है? सी केव, समुद्री गुफा बनता है। यह बनता कैसे है? यह स्थलीय भाग है, यह समुद्री भाग है। यह समुद्र है, यह स्थल है। होता क्या है, यह जल जब सक्रिय होगा तो मिट्टी का अपरदन यहां कर देगा, फिर अपरदन करता जाएगा, फिर अपरदन करता चला जाएगा। जब यह अपरदन करता चला जाएगा, यहां की चट्टानें कोमल है तो इसमें समुद्र का पानी प्रवेश कर जाएगा। यह समुद्र का पानी प्रवेश कर गया, अब यह गुफा बन गया। हमेशा, क्योंकि जल लगातार चट्टानों को काट रहा है, अब गुफा बन गया। इसे कहते हैं समुद्री गुफा। सी केव कहते हैं। देखो कैसे समुद्री गुफा का निर्माण हो रहा है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम तीसरी बात करें कि प्राकृतिक पुल का निर्माण होता है, नेचुरल ब्रिज का निर्माण होता है। देखो आप, प्राकृतिक पुल, ये कैसे बनेगा? यह स्थलीय भाग है, यह समुद्र का जल है, यह समुद्र का जल है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, इधर से भी चोट पहुंचेगी, इधर से भी चोट पहुंचेगी। अब सोचो, यहां से यह अपरदन होगा, यहां से यह अपरदन होगा, यहां से यह होगा, यहां से यह होगा। अब पूरा का पूरा आपस में क्या होगा? अपरदन हो जाएगा। जब अपरदन हो जाएगा तो शेप इस तरह बनेगी। और इसके ऊपर क्या होगा? हमेशा पूरी बात ध्यान दो इस बात को, प्राकृतिक पुल
स्थल का एक भाग समुद्र के अंदर निकला हुआ है, दोनों ओर जल है, इधर से अप्रदन होगा, इधर से अप्रदन होगा, नीचे की मिट्टी कट के बह जाएगी, पर ऊपर की लेयर जमा रहेगी, नहीं गिरेगी, नीचे की मिट्टी कट के बह जाएगी। अब पानी क्या होगा, यहां से यहां दोनों तरफ का पानी आर पार चला जाएगा, आने लगेगा। इसे कहते हैं प्राकृतिक पुल कहते हैं। क्लियर? और जब, हमेशा ध्यान दो, जब ऊपर की मिट्टी नीचे गिर जाती है तो जो आकृति अलग हो जाती है। मान लिया जाए अब ऊपर की मिट्टी नीचे गिर गई, अब ये भाग क्या होगा, अब इस समुद्र का जल है, ये भाग अलग हो जाएगा। जो अलग होगा इसे कहते हैं स्टैक। इस पर आकृति क्या बनी, समुद्री भृगु, सी क्लीफ। हमेशा ध्यान दो। दूसरी बात क्या आकृति बनी, समुद्री गुफा, प्राकृतिक पुल और स्टैक का निर्माण हुआ। ये किस तरह आकृतियां बन रही हैं, ध्यान देने इस बात को। ये तो अपरदन से निर्मित आकृति, अब निक्षेपण से निर्मित आकृति कैसे बनेगी। निक्षेपण से निर्मित आकृति, सबसे पहले बनेगा पुलिन, बीज कहते हैं इसे। पुलिन का निर्माण कैसे होगा, ये स्थली भाग है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह समुद्री भाग है, यह समुद्री भाग है। नदी का जल निरंतर सक्रिय है और नदी एक जगह से मिट्टी को काटती है तो कहीं ना कहीं तो जमा करेगी। अब नदी क्या करती है, जब तट से टकराती है तो यह अवसाद जमा कर देगी, यह अवसाद जमा होता चला जाएगा। जब यह अवसाद जमा होने लगेगा बड़े पैमाने पे, कि जो ये तट से टकराएगी जल की गति कम हो जाएगी, और जब जल की गति कम होगी तो अवसाद यहां जमा हो जाएगा। इसे ही कहते हैं पुलीन। पूरी बात ध्यान दो, इसे ही कहा जाता है, पुलीन कहा जाता है, ये जो अवसाद जमा हो रहा है। और यहां पुलीन पर अनेक बंदरगाहों का निर्माण होता है। आप सोचो जरा, कई बार समुद्र क्या करता है, अपने अवसाद को यहां जमा करता है। ये सोचो, अपने अवसाद को यहां जमा कर देता है कई बार। इसे कहते हैं भूजिह्वा। स्पीड कहते हैं। जब किनारे सोचो जमा करते हुए एक बांधनुमा आकृति बनाने लगती है, बांध, इसे कहते हैं भूजिह्वा कहते हैं। जब नदी इस तट के समानांतर अवसाद जमा करने लगे, ये तट के समानांतर यदि अवसाद जमा करने लगे, सोचो आप, तो इसे कहते हैं बार, रोधिका। इसे कहते हैं बार और रोधिका कहते हैं। ये पुलीन हुआ, ये भूजिह्वा है, ये बार है, इसे रोधिका कहते हैं। सोचो आप, मान लिया जाए फ्यूचर में क्या होगा, ये सब आपस में मिल जाएंगे, ये पूरा झील बन जाएगा। जैसे सेप इस तरह देखो आप, ये पुलीन है, ये रोधिका है, ये भूजिह्वा है, ये जल है। कालांतर में क्या होगा, ये भी भूजिह्वा है, ये आपस में मिल जाएगा। अब थोड़ा सा बाहर का जल क्या होगा, संपर्क बना रहेगा। अब ये पूरा लैगून झील बन जाएगा।
अब ये लैगून झील बन गया, सोचो आप। ये पुलिन, ये स्पिट, ये बार, और जब सब आपस में मिल जाते हैं तो झील का रूप ले लेगा। लेकिन इसका एक भाग समुद्र से खुला होता है, आपस में मिल जाएंगे तो लैगून झील का निर्माण होगा। सोचो जरा आप, ये जो लैगून झील है इसका निर्माण होगा। जैसे हम भारत की बात करें, चिल्का झील, पुलकेट झील, ये दोनों क्या होता है, पूर्वी तट पर लैगून झील है। ये जो पूर्वी तट पर है ये लैगून झील है, और पश्चिमी तट पर वेम्बनाड है। पास वेम्बनाड झील, यह भी एक लैगून झील है। इसका मतलब यह है कि जो लैगून झील का निर्माण हो रहा है, लैगून झील एक प्रकार की निक्षेपण से निर्मित आकृति है। यह पूरा फैक्चुअल है। यूपीएससी में 99% की संभावना यहां से ना पूछा जाए, 99% की संभावना कि ना पूछा जाए। ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में वायुमंडल और जलमंडल से, जहां हम लोग विधिवत चर्चा कर चुके हैं। यहां से क्वेश्चन रेयर केस में पूछा जाता है, अपवाद स्वरूप प्रश्न यहां से पूछा जाता है। अंत में हम बात करेंगे भूमिगत जल। अब भूपर्वत के नीचे भी तो अपरदन होगा, जिसकी चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। कल संडे है, कल संडे होने के बावजूद मैं 10 से लेकर 12 बजे तक क्लास लूंगा। संडे होने के बावजूद मैं क्लास लूंगा कल, ठीक है? मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू।